Hello, am I audible? Good evening to all of you. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थे वो हमने डिस्कस किए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, एक तो एनालिटिक फंक्शन, एक तो इसका यूज। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन और एक इसको एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे इसका यूज़ है। मतलब अगर हम लोग पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे ना, तो हर जगह हम लोग एनालिटिक फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। इसके आगे हम लोग पूरा इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब हम लोग रियल एनालिसिस पे पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, एक हमको एक बाउंडेड रीजन गिवन रहता है और इस पर एक कर्व गिवन होगा और उसका एरिया निकालेंगे, या फिर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है तो हम लोग उसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये अपना इंटीग्रेशन के अंदर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे किसी एक इंटरवल का पार्टीशन करके इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर करेंगे ना, तो यहाँ पे किसी एक पाथ का नहीं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ आते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना रहता है, उसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल क्लास जिसको बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। इससे क्या हो जाता है, रियल एनालिसिस से और सिंपल हो जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सिर्फ एनालिटिक फंक्शन। और इसके बाद इससे रिलेटेड इतनी प्रॉपर्टीज़ है कॉची थ्योरम की, जिसके हेल्प से जो डिफ़िकल्ट वाले इंटीग्रेशन है रियल एनालिसिस के अंदर, उसको हम लोग बाय यूजिंग थ्योरम कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको सॉल्व कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन है जो रियल एनालिसिस में अनसॉल्व है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कंटूर का एक यूज़ करते हैं। पहले कंटूर क्या होता है, कंटूर को ऐसे बोल सकते हैं कि स्मूथ वाइज कर्व। ठीक है, स्मूथ वाइज कर्व को ही हम लोग कंटूर बोलते हैं। हाँ, मॉर्निंग में लेक्चर हुआ था न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो कंटूर एक कर्व होता है, और कर्व का डेफिनेशन क्या है कि मैं एक पाथ डिफाइन करूँगा, कहाँ से कहाँ तक, एक इंटरवल ए बी से लेके सी तक। मतलब एक मैप डिफाइन करेंगे क्लोज इंटरवल ए बी से लेके सी तक, और ये कैसा होना चाहिए, बी अ स्मूथ वाइज कर्व। स्मूथ वाइज कर्व का डेफिनेशन मैंने बताया था रियल एनालिसिस में, कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक स्मूथ कर्व आएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं कंटूर। ठीक है, तो ये अपना डेफिनेशन हो गया कंटूर का। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। कोई एक सबसेट होगा और सबसेट के अंदर एक कंटूर होगा। तो इसके आगे से जब हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि एफ का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं ओवर कंटूर सी। ये मेरे पास कोई कंटूर है, कंटूर मतलब एक कर्व है, और कैसा कर्व, स्मूथ वाइज कर्व। ठीक है, तो आगे से हम लोग डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन करेंगे ओवर सम डोमेन जिसके अंदर एक कंटूर होगा, या फिर डायरेक्ट हम लोग कंटूर पे ही फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे एक सर्कल। ठीक है, तो इसी सर्कल पे डायरेक्टली हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। डोमेन कोई भी ओपन एंड कनेक्टेड, किसी भी ओपन एंड कनेक्टेड सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन का मतलब क्या है, ओपन भी होना चाहिए और कनेक्टेड भी होना चाहिए। तो ये डोमेन का डेफिनेशन है। तो जब भी मैं कोई फंक्शन डिफाइन करूँगा किसी डोमेन पे, तो डी को हम लोग क्या मान के चलते हैं, ये ओपन है और
कनेक्टेड है और डी से लेके सी तक हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम डी, और डी किसका होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगा यहाँ से लेके सी तक। ये हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो ये डोमेन का डेफिनेशन है। हम लोग जैसे रियल में कैसे डिफाइन करते हैं, किसी इंटरवल पे हम लोग डिफाइन करते हैं ए बी टू आर, तो ये ए बी एक आर का सबसेट है। ऐसे कॉम्प्लेक्स का जो सबसेट रहेगा उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे डोमेन का डेफिनेशन क्या है, वो ओपन होना चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड मतलब इसके किसी भी दो पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। रियल में ऐसा लिखते नहीं थे कनेक्टेड वगैरह, क्योंकि वो इंटरवल हमारा कनेक्टेड ही होता है, तभी जाके हम लोग डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो उसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, ये सब चीज़ें बोल पाते हैं। लेकिन अगर कनेक्टेड नहीं है ना, तो बहुत सारी रिजल्ट जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ना, तो वो चीज़ें ट्रू नहीं होती, क्योंकि जब हम लोग कभी जनरल टोपोलॉजी में बात करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें सारी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या है, ओपन एंड कनेक्टेड। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहाँ से डिफाइन करते हैं, डी इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक। तो सबसे पहला जो थ्योरम इंटीग्रेशन पे, वो है कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। पहले इस पे क्वेश्चन भी आते थे, अब डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्या कहता है, मान लो कोई एक डोमेन है डी, डी इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके सी तक, बी एन एनालिटिक फंक्शन। और तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी डोमेन डी पे मैंने एक एनालिटिक फंक्शन डिफाइन कर दिया, और एफ कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन। अब मैं एक कंटूर ले रहा हूँ, ये मेरे पास एक सी है, ठीक है, ये सी या फिर गामा, गामा से डिनोट करते, कहीं पे सी से डिनोट करते। और मुझे क्या करना है, इस गामा फंक्शन पे इस एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कॉची थ्योरम ये कहता है कि अगर ये कर्व क्लोज हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जीरो। ये कॉची का फर्स्ट थ्योरम है। क्लियर है सबको। तो कॉची थ्योरम क्या होता है, अगर फंक्शन एनालिटिक के किसी डोमेन पे उसके अंदर कोई भी क्लोज कंटूर है, तो उस क्लोज कंटूर पे इस एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये कॉची थ्योरम है। इसी में और अगर फंक्शन मान लो हर जगह एनालिटिक है, कुछ पॉइंट पे अगर एनालिटिक नहीं होगा, सिर्फ कॉन्टीन्यूस भी है ना, फिर भी ये रिजल्ट होल्ड होता है। बट इन जनरल यही रिजल्ट याद रखना है। क्लियर है सबको। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कंटूर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, वैसे जीरो आता है। कब, जब फंक्शन मेरा उस डोमेन पे एनालिटिक होगा, तो उसके अंदर कोई भी क्लोज कंटूर ले लो, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो। कोई भी क्लोज कंटूर ले लो, उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, जीरो। और अभी तक हम लोग जितना बात कर रहे हैं ना, सब सिंपली कनेक्टेड पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर नहीं भी लिखूँगा तब भी इसको मान के चलना है कि वो सिंपली कनेक्टेड है। सिंपली मतलब कहीं पे भी कोई किसी को ऐसा कट नहीं करेगा। अगर वो कट कर रहा है तो वो सीधा एंड पॉइंट होना चाहिए, मतलब क्लोज कर्व होगा। बाकी और कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो कट नहीं करेगा, एंड पॉइंट को छोड़ दो। तो ये अपने पास पहला हो गया कॉची थ्योरम, जिसका यूज़ अब बहुत कम हो गया। पहले आता था, अब इस पर क्वेश्चन नहीं बनता। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो कॉची इंटीग्रल फार्मूला पे। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है, ये भी सेम इसी के जैसा है। मान लो किसी डोमेन पे कोई एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, ये ओपन सेट है। मैंने एक इसका इंटीरियर पॉइंट ले लिया z0, और अब इस एनालिटिक फंक्शन का z0 पे मुझे इसका फंक्शनल वैल्यू निकालना है। कि मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट लूँगा तो इसका इमेज यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है, जस्ट ये निकालना। तो इसका आंसर क्या आता है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर का, मतलब कोई भी क्लोज कंटूर है, एक ले लूँगा f(z/z - z0 dz), ये इसका आंसर होगा।
ठीक है, कोई फंक्शन किसी डोमेन पे एनालिटिक है, मैंने उसका एक इंटीरियर पॉइंट लिया, अब इस इंटीरियर पॉइंट पे फंक्शनल की वैल्यू निकाल ली, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ f अपॉन जेड माइनस जेड नॉट को इंटीग्रेट करना है किसी भी क्लोज कंट्रोल पे। क्लियर है सबको ये? बट फंक्शन मेरा क्या होना चाहिए, उस डोमेन पे एनालिटिक होना चाहिए। तो एक तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर इस कंटूर का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो वो जस्ट क्या आ जाएगा, 2πi इंटू फंक्शन पे वो इंटीरियर पॉइंट को पुट कर दो, ये अपने पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में मैं लिख पाता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है, पहले यहाँ से एफ ऑफ जेड को आइडेंटिफाई करो और इस पर ये जो जेड नॉट है ना इसको पुट करके 2πi से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पहले से 2πi है तो सिर्फ क्या निकालना है, इस पर जेड नॉट पे इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये अपने पास कॉची का फर्स्ट इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, तो ये समझ में आया सबको? हाँ, अब इसके बाद हम लोग इसी का यूज़ करके ये प्रूव करते हैं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो इनफाइनेटली मेनी टाइम्स एनालिटिक होता है। अगर ये इनफाइनेटली मेनी टाइम्स एनालिटिक है तो इसका मतलब इसके nth डेरिवेटिव का अगर मुझे जेड नॉट पे आंसर निकालना है तब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, n फैक्टोरियल अपॉन 2πi एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज़ टू n+1 डी, ये आता है। तो ये कॉची इंटीग्रल का जनरल फार्मूला। कब, जब किसी पॉइंट पे मुझे nth डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी और जेड नॉट याद रखना वैसे इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो n फैक्टोरियल अपॉन 2πi एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट होल रेज़ टू n+1 डी। ठीक है, ये nth डेरिवेटिव का वैल्यू। तो ये कब हम लोग निकालते हैं, जब जेड माइनस जेड नॉट का पावर 1 से ग्रेटर होगा तो 1 के लिए तो डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। अगर n+1 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर ये n+1 है तो इसका nth डेरिवेटिव। और अगर सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना है तो 2πi को यहाँ रख दो और n फैक्टोरियल को अपॉन में लिख दो। ठीक है, अब एक इस चीज़ को ध्यान से देखो, हम लोग आगे जब टेलर सीरीज एक्सपांशन देखेंगे तो टेलर सीरीज एक्सपांशन में यही रहता है ना, कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, यही रहता है टेलर सीरीज में, n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे सेंटर मान के ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग डिनोट करते हैं an से। तो an की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं या an की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास टेलर सीरीज एक्सपांशन में जो कोएफिशिएंट आता है ना an, वो ये रहता है। या तो उसका nth डेरिवेटिव निकाल के n फैक्टर से डिवाइड करो, या फिर ये अगर सेंटर मेरा जेड नॉट है लेकिन अगर सेंटर 0 होगा तो उसको मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं, और ये क्या आ जाएगा सिंपल यहाँ पे जेड नॉट के प्लेस पे 0। क्लियर है सबको ये? तो जब टेलर सीरीज में an का डेफिनेशन लिखते हैं ना तो ज़्यादातर ये वाला लिखते हैं कि 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज़ टू n+1 डी, ये लिखा रहता है। ठीक है, तो ये अपने पास जनरल फार्मूला आ गया, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अब इसी के कुछ स्पेशल फॉर्म है। एफ ऑफ जेड नॉट क्या था, 1/2πi एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ जेड को 1 पुट कर दूँ तो एफ ऑफ जेड को अगर 1 पुट कर दूँ तो 1 पे तो अगर मैं कोई भी पॉइंट पुट करूँ तो आंसर वही आने वाला है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πi। ठीक है, ये क्लियर है सबको? तो 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, या फिर यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी होगा ना तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, k इंटू 2πi। ठीक है, और अगर सिर्फ 1 है तो यहाँ पे ये 2πi इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड की वैल्यू क्या होती है, 2πi।
ठीक है, तो ये एक केस नंबर 1 होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n+1। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 1 तो अगर मैं इसके प्लेस पे 1 पुट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2πi f(z) z माइनस जेड नॉट और n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब 0 नहीं रहेगा, तो इस केस में क्या आएगा इसका आंसर, f(z) को 1 पुट कर देंगे। अगर f(z) मेरा 1 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये f(z) 1 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो कहीं कहीं पे अगर ऐसा लिखा है, इसको मैं ये साइड में लेके आऊँ तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाता है 0। तो याद रखना है 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू पावर n+1 है। अगर n की वैल्यू 0 आ रही है उस केस में तो इसका आंसर 2πi होगा, बाकी हर केस में इसका आंसर क्या आता है 0। वो भी कब, जब n+1 पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव आएगा तो ऊपर चले आएगा, और न्यूमरेटर में है तो वो एक एनालिटिक फंक्शन है, और एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन तो बाय कॉची थ्योरम 0 हो जाता है। तो जब भी इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन है इसका आंसर या तो 2πi होगा या तो 0। अगर ये इस टाइप का है तो 2πi, बाकी हर केस में 0 आता है। समझ में आया सबको ये? बाकी हर एक केस में 0 आएगा। तो एक तो इंटीग्रेशन हम लोग कॉची थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं, एक तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला या उसका जनरल फार्मूला। बट ये तो तब हो गया जब z माइनस ए के फॉर्म में होगा, या फिर 1/z माइनस ए रेस टू n+1 ये फॉर्म में होगा। तो अगर दो अलग अलग फैक्टर आ गए उस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम का। तो उससे पहले अपने को ये समझना होगा कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है। अब कॉची रेसिड्यू थ्योरम हम लोग किस पे निकालते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिंगुलैरिटी थे। एक रिमूवेबल सिंगुल, दूसरा कौन सा था, पोल, और एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी। सब आइसोलेटेड में रहता है, नॉन आइसोलेटेड में नहीं, सब आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर रिमूवेबल है तो ये तो एनालिटिक ही रहता है, रिमूवेबल का एक्चुअल में कोई मीनिंग ही नहीं होता। जैसे साइन z/z है ये फॉर्म का, तो ये एक्चुअल में एनालिटिक फंक्शन ही रहता है, सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये तो कैंसिल कर दो, इसका रेसिड्यू कितना आता है 0। तो अपने को कैलकुलेट किसके लिए करना है, सिर्फ पोल के लिए करना है और एसेंशियल सिंगुलैरिटी के लिए। अब पोल के लिए रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और एसेंशियल सिंगुलैरिटी के लिए, पोल के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन एसेंशियल के लिए हम लोग उसका टेलर सीरीज एक्सपांशन या लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं। अगर f(z) के पास हैज ए सिंपल पोल है, किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन के पास सिंपल पोल है, और मुझे क्या निकालना है, f(z) का a पे रेसिड्यू निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, z टेंडिंग टू a, z माइनस a f(z), ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये फॉर्मूला अपने पास किसका, रेसिड्यू का। अगर किसी फंक्शन के पास सिंपल पोल है किसी पॉइंट पे, तो लिमिट z टेंडिंग टू a, z माइनस a f(z), ये क्या है अपने पास, सिंपल पोल के लिए। तो सिंपल पोल के लिए क्लियर हो गया सबको कैसे निकालना है। अब मान लेते हैं इसके पास, और हाँ ये बताया था ना, किसी फंक्शन के पास अगर सिंपल पोल है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख पाते हैं, और f(a) इज नॉन जीरो। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके पास सिंपल पोल नहीं है, f हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर k। अगर इसके पास k ऑर्डर का पोल है किसी पॉइंट पे, तब इसका रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फंक्शन का रेसिड्यू a पॉइंट पे, इसमें भी सेम ऐसे ही रहता है, लिमिट z टेंडिंग टू a, बट यहाँ पे उसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं।
मतलब n ऑर्डर का है तो उससे एक कम, तो z टेंडिंग टू a। अब यहाँ पे क्या निकालना है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है। k है ना, तो k माइनस वन ऑर्डर का, z माइनस a f ऑफ g। और यहाँ पे कुछ और एक फैक्टर में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/n फैक्टर, k माइनस वन फैक्टर, जो भी यहाँ पे रहेगा ना k माइनस वन, जितने टाइम्स को डेरिवेटिव करते उतना फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करना, ठीक है। z माइनस a रेज़ टू k, अरे रे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया जब किसके पास, किसी फंक्शन के पास k ऑर्डर का पोल है तो ये तो हो गया पोल के लिए। अब एसेंशियल के लिए क्या करते हैं, उसके लिए इससे नहीं निकालते, वो अलग हम लोग जो इसका लॉरेंट सीरीज में जो डेफिनेशन है उससे निकालते हैं। ये लिमिट वाला सबको समझ में आ गया, ये सिर्फ पोल के लिए। रिमूवेबल के लिए तो डायरेक्ट आता है, एनालिटिक फंक्शन का रेजिड्यू जीरो होगा, अगर उसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तब भी उसका रेजिड्यू जीरो होता है। पोल, सिंपल पोल के लिए वो फॉर्मूला था, और ये अगर किसी के पास के ऑर्डर का पोल है तो ये फॉर्मूला है। तो ये दोनों क्लियर हो गया सबको। मान लो एक सर्कल ले रहा हूँ जिसका रेडियस a, और इस पे एक फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। तो किसी सर्कल पे या किसी डोमेन पे अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पावर सीरीज एक्सपांशन में लिख सकता हूँ। तो पावर सीरीज एक्सपांशन क्या होगा इसका, a n z माइनस a रेज़ टू n, ठीक है। और a n को मैंने डेफिनेशन क्या लिखाया था, a n इज इक्वल टू f रेज़ टू n एट a अपॉन n फैक्टोरियल, या फिर इसी को 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z अपॉन z माइनस a रेज़ टू n प्लस 1, ठीक है। तो इस पावर सीरीज एक्सपांशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर सेंटर मेरा ओरिजिन रहेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, f ऑफ z इज इक्वल टू a n z रेज़ टू n, और यहाँ पे ये जीरो, और यहाँ पे ये z रेज़ टू n प्लस 1, ठीक है। तो ये अपने पास, इसको बोलते हैं टेलर सीरीज एक्सपांशन। मतलब अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो ये जो भी फंक्शन दिया है इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और जो भी सेंटर दिया वो पुट करके n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। टेलर सीरीज एक्सपांशन क्लियर है। किसी ये स्पेसिफिक है, बाकी जनरल डोमेन पे भी कर सकते हैं। तो मान लो अगर कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर, मान लो सेंटर क्या है अपने पास, a है, तो इस सेंटर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका टेलर सीरीज एक्सपांशन लिख सकते हैं। तो टेलर सीरीज एक्सपांशन क्लियर है सबको। ऐसे ही अपने पास लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन भी होता है। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन में क्या रहता है, जो रिंग शेप के डोमेन होते हैं ना, मान लो कोई फंक्शन इस डोमेन में एनालिटिक है, इसका मान लो इसका रेडियस कुछ r है और इसका रेडियस कैपिटल R है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन डिफाइन करते हैं। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन भी सेम वैसे ही रहेगा, बट इसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल पार्ट होता है, एक रेगुलर पार्ट। रेगुलर पार्ट मतलब जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक होगा, और सेकेंड पार्ट रहेगा उसको प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। मतलब n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी a n z माइनस a रेज़ टू n, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, एक तो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और दूसरा z इज इक्वल टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी।
ठीक है, तो ये इसको दो पार्ट में, तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं रेगुलर पार्ट, और ये इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। क्योंकि ये जब मैं -1 पुट करूँगा ना -1, तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये सारे रेगुलर पार्ट है, ये एनालिटिक वाले, और यहाँ से अपना सिंगुलर पॉइंट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये -n पुट करूँगा तो 1/z-1, 2 पुट करूँगा तो 1/z-, ये से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन। ये क्लियर है सबको, एक बार यस करो पहले। लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन क्लियर है सबको? अब इसमें an क्या होगा, 1/2πi f(z)/z-n+1, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -∞ टू +∞। तो ये अपने पास an है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से, मुझे रेजिड्यू कैलकुलेट करना है ना, तो इसमें इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। रियल पार्ट के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, काम करो इसी को, ये n की वैल्यू है, तो ये अपने पास आ गया, इसी को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल पार्ट। तो अगर मैं n को यहाँ पे 0 पुट कर दूँगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 नहीं, an n को 0 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए इसको bn बोलते हैं। अपने पास f(z) क्या था, समेशन an(z-a)n n इज गोइंग फ्रॉम -∞ टू +∞। ठीक है, ये अपने पास लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन है। इसको अगर ओपन करेंगे तो कैसे आएगा ये, एक तो अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो 0 क्या आएगा अपने पास, a0z-a0, फिर उसके बाद इसको +1 पुट करूँगा तो ये a1z-a1, फिर a2z-a²। ठीक है, तो ये बढ़ते जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पार्ट। अपने को इससे मतलब नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे निगेटिव पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, an/z-a, फिर -2/z-a², ऐसे ये साइड जाएगा। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। तो अगर इसी को मैं अलग नोटेशन दे दूँ bn, ये वाले पार्ट को, तो ये अलग हो जाएगा प्रिंसिपल पार्ट, और ये वाले पार्ट को हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, an से। ये रेगुलर पार्ट है। अब यहीं से डिसाइड होता है, जब हम लोग ने 3 अलग अलग सिंगुलैरिटी देखे थे ना, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। मान लो अगर प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म नहीं है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब होगा, जब इसके प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं होगा। सेकेंड क्या था अपने पास, पोल। अगर इसके प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन के पास पोल है। और कितने ऑर्डर का पोल है, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंसिपल पार्ट में होंगे ना, उतने ऑर्डर का उसके पास पोल होता है। अगर एक टर्म है तो उसके पास सिंपल पोल है, 2 टर्म है तो 2 ऑर्डर का पोल है, तो जितने टर्म्स उतने ऑर्डर का उसके पास पोल होगा। अगर मान लो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है,
तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा। समझ में आया सबको ये? तो यहाँ से इसके थ्रू हम लोग सिंगुलैरिटी निकाल सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन का पहले लॉरेंट्ज़ एक्सपांशन निकालो, अगर उसके प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, अगर उसके पास फाइनाइट टर्म्स हैं तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने ऑर्डर का पोल होगा। थर्ड, अगर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स है तो क्या होगा, उसके पास एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा। ये जो भी कर रहे हैं ना हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के लिए ही कर रहे हैं। तो ये क्लियर है सबको? नॉन आइसोलेटेड को हम लोग इस फॉर्म में लिख ही नहीं पाते, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे नॉन आइसोलेटेड है ना तो फिर उसका टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन नहीं होता। ये सिर्फ उसी का होता है जब वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन के लिए हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन लेते हैं। अगर मान लो उसके पास आइसोलेटेड नहीं है, सॉरी एनालिटिक नहीं है, फिर भी उसको हम लोग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में लिख पाते हैं। अगर एक भी टर्म नहीं है तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, अगर फाइनाइट टर्म्स हैं तो मतलब पोल होगा, अगर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स है तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी। बाकी अगर नॉन आइसोलेटेड है तो मैं उसका ये लिख ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन जेड एनालिटिक फंक्शन है तो मैं इसका एक्सपांशन लिख पाता हूँ। साइन जेड का एक्सपांशन क्या होता है, -1/2n+1 या 2n-1 z/2-1/2n-1 का फैक्टोरियल n+1, ठीक है। तो ये होगा और cos z का समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 0 to infinity -1/n z/2n/2n का फैक्टोरियल। तो क्या इसके प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म है? सारे टर्म्स कैसे आ रहे हैं इसके? सब इसके रेगुलर पार्ट में, कोई भी प्रिंसिपल पार्ट में नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं e⁻1/z। यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो जब मैं इसका एक्सपांशन लिखूंगा तो e⁻z का एक्सपांशन क्या होता है, z/n/n फैक्टोरियल। तो इसका क्या आ जाएगा 1/z/n/n फैक्टोरियल। तो ये अपने पास 1+1/z+1/z² 2 फैक्टोरियल ऐसे कंटिन्यू चलते जा रहा है। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? समझ में आया सबको? तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जीरो जो है वो क्या आ रहा है, इसका आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एक तो ये रीज़न है कि मैं इसका टेलर सीरीज एक्सपांशन लिख पा रहा हूँ और इसके पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, जीरो यहाँ पे इसका आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग, साइन 1/z का। जीरो क्या है, जीरो यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तभी हम लोग इसका एक्सपांशन सीरीज निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, ये जेड के प्लेस पे 1/z z³ 3 फैक्टोरियल। तो 1/z³ 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z/5/5 फैक्टोरियल। तो कितने टर्म्स आ रहे हैं इसके प्रिंसिपल पार्ट में, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं। तो इसीलिए इसका भी, ये भी क्या आ गया, z=0 इसका आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसका निकाल सकते हैं हम लोग। इसका एक्सपांशन निकाल सकते हैं। कोई बताएगा इसका एक्सपांशन क्या होगा, टेलर सीरीज एक्सपांशन?
यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जीरो क्या है, जीरो क्या है यहाँ पे इसका, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे ना, ये जेड इज इक्वल टू जीरो क्या है इसका, जीरोज है इसके पोल का, और जो उसका लिमिट, सॉरी जेड इज इक्वल टू जीरो क्या है, इसके पोल का लिमिट पॉइंट है ना, इसका जब पोल निकालेंगे तो उसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो जीरो यहाँ पे इसका नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और बाकी अगर आइसोलेटेड एसेंशियल है ना, फिर भी उसका हम लोग लॉरेंस फॉर्म में लिख पाते हैं, और इसके प्रिंसिपल पार्ट में कितने टर्म्स होंगे, इन्फाइनिटली मेनी टर्म्स होंगे। तो अब ऐसे ही अगर मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में लिखता हूँ, एक रेगुलर पार्ट, किसी भी फंक्शन को हम लोग दो पार्ट में लिखते हैं, एक रेगुलर पार्ट और एक प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो रेगुलर पार्ट क्या होगा, जिसमें अपने पास सिर्फ एनालिटिक फंक्शन वाले टर्म होगा, मतलब अपॉन में कोई डिनोमिनेटर में कोई भी पावर नहीं रहेगा इसका। ठीक है, तो z माइनस ए रेस टू एन, और n की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी है, तो इसमें अपने पास एक भी डिनोमिनेटर में इसके पार्ट नहीं होंगे। और सेकेंड हम लोग अलग से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे बी एन जेड माइनस जेड नोट, यहाँ पे n नहीं लिखेंगे माइनस n, तब बी एन को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया सबको, ये अपना रेगुलर पार्ट है और ये प्रिंसिपल पार्ट है। और यहाँ पे बी एन को 1/2 पाई आई एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस n+1। ठीक है,